हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज का यह वीडियो विज्ञान का दूसरे दिन का वीडियो है। पहले वीडियो में आपने सीखा होगा जितनी भी बातें बताई गई थी और वो आप सभी को याद होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। विज्ञान में 9th के पाठ्यक्रमानुसार हम सब ने 9th का जो पहला चैप्टर था, हमारे आसपास के पदार्थ या पदार्थ के बारे में आपको पढ़ना था। पदार्थ जिसको द्रव्य भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको मैटर कहा जाता है। पदार्थ के बारे में आपने जाना। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। आसपास के आपकी सारी चीजें पदार्थ के अंतर्गत ही आती हैं। और आपने यह भी जाना कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। इन छोटे कणों को हम बहुत छोटा कर सकते हैं, अत्यंत छोटा कर सकते हैं, और इन छोटे कणों को अणु कहा जाता है। अगर इनकी अवस्थाओं के बारे में बात करें तो पदार्थ की जो ठोस अवस्था है या द्रव्य की जो ठोस अवस्था है, जिसको सॉलिड फेज कहते हैं, सॉलिड फेज, ठोस अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, बहुत सटे हुए होते हैं उसके कण। कणों के बीच में जो दूरी होती है एक कण से दूसरे कण के बीच में, उसको अंतराण्विक अवकाश कहा जाता है और अंग्रेजी में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। 2 कणों के बीच जो बल लगता है उसको अंतराण्विक बल कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक बल। यह बल किन्हीं भी 2 चीजों के बीच में लगने वाला बल। आप इस चीज को चुंबक के उदाहरण से समझ सकते हैं। 2 चुंबक अगर आपके पास है तो दोनों चुंबक को आप अपने हाथ में लीजिए, दोनों हाथ में, और आप देखेंगे कि जब चुंबक को हमने इतना दूर दूर रखा हुआ है तब वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच नहीं पा रहे हैं। दूरी उनके बीच की हम और कम कर देंगे। जितने दूरी हम कम करते जाएंगे हम देखेंगे कि हमारे हाथों के ऊपर एक दबाव पड़ रहा है। चुंबक एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं और चूंकि चुंबक को अपने हाथ में हमने पकड़ा हुआ है तो हमारा हाथ भी खींचा जा रहा है। तो दूरी अगर कम है तो उनके बीच में, उन अणुओं के बीच में बल ज्यादा लगता है और वो सख्ती से एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। अंतराण्विक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मान ज्यादा होता है ठोस के अणुओं में। इसीलिए ठोस का आकार और आकृति निश्चित होता है। दूसरी ओर जो द्रव है उसके अणु ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। ठोस की अपेक्षा दूर दूर होने के कारण उनके बीच में अंतराण्विक जो बल है उसका मान कम हो जाता है और इसी वजह से द्रव का आकृति और आकार निश्चित नहीं होता। उसको जिस बर्तन में रखा जाए वो उसी के आकार में हो जाता है, लेकिन द्रव का आयतन निश्चित होता है। आयतन जिसको अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम मीन्स आपने अभी तक आवाज पढ़ा था, सेम स्पेलिंग है, लेकिन यहाँ और आयतन में जो अंतर है वो आप समझ लीजिए। क्षेत्रफल किसी भी वस्तु का या किसी भी क्षेत्र का वो तल होता है जितना स्थान है उस पर, जितना स्थान उस पर है वह होता है क्षेत्रफल। और जनरली अगर वह वर्ग है या आयत है तो उसका क्षेत्रफल इस फार्मूले से, लंबाई गुणे चौड़ाई वाले फार्मूले से निकाला जाता है। ये आपने अभी कक्षा 8 तक के क्लासेज में पढ़ा होगा कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगर वह त्रिभुजाकार कोई क्षेत्र है, त्रिभुज जिसमें 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, त्रिभुजाकार कोई क्षेत्र है तो उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला अप्लाई होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इस प्रकार से। और अगर वह वृत्ताकार कोई मैदान है तो वृत्ताकार मैदान के लिए वृत्त का जो क्षेत्रफल है πr² वह अप्लाई होगा। तो अलग अलग आकार के लिए अलग अलग क्षेत्रफल के लिए सूत्र है। और आयतन जो होता है, आयतन जितना स्थान वह घेरे, कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है वह पूरा स्थान आयतन कहलाता है। कोई भी वस्तु कितना स्थान घेरता है, अगर आप कल्पना करें तो कोई भी वस्तु कितना स्थान घेरता है, जितनी उसकी लंबाई होती है
जितनी चौड़ाई होती है, जितनी ऊंचाई होती है, ये तीनों चीजें तो मिलकर के घेरती हैं स्थान को। तो इसलिए आयतन का जो फार्मूला है उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तीनों बातें आती हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। द्रव का आयतन निश्चित होता है, इसलिए द्रव का सदैव आयतन मापा जाता है। द्रव क्या है, जैसे तेल या पानी और भी चीजें, दूध आपके घर में आता है, तो ये सब सारी चीजें द्रव ही हैं, जिनको ऐसी चीजें जिनका कोई आकार निश्चित ना हो, जिस बर्तन में रखा जाए उसी बर्तन का रूप ले लें, तो वो चीजें द्रव के अंतर्गत आती हैं। और द्रव का हम आयतन माप सकते हैं। उनका आयतन मापने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही आयतन माप करके आप दूध वाले से दूध खरीदते हैं या किराना दूध के दुकान से तेल खरीदते हैं। इस प्रकार से वो आयतन में ही आप खरीदते हैं। अभी तक आप कहेंगे कि आयतन में हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कहाँ मापते हैं? जी हाँ, आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं मापते हैं। इस चीज को और ज्यादा आसान कर दिया गया। देखिए, कोई बर्तन आप लीजिए, एक बर्तन आप लीजिए जिसकी लंबाई द्रव मापना है तो उसमें ऊंचाई रहना जरूरी है। सिर्फ लंबाई और चौड़ाई वाला बर्तन आप ले लेंगे तो उसमें द्रव आप कैसे मापेंगे? ऊंचाई रहेगा तभी तो वो उसमें समावेशित होगा। तो एक बर्तन आप लीजिए जो 1 मीटर लंबा हो, 1 मीटर चौड़ा हो और 1 ही मीटर ऊंचा हो। इस प्रकार से इसका सब कुछ 1 मीटर है। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। ये बर्तन आपने लिया दूध मापने के लिए। इसमें आप दूध डाल दीजिए, पूरा भर दीजिए इसके मुंह तक। आप अगर इसमें आपने दूध भर दिया है, आप देखेंगे कि इसमें 1000 लीटर दूध या पानी या तेल, इस प्रकार से जो बर्तन होगा जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 मीटर हो, ऐसे सभी बर्तनों में जो द्रव है वह 1000 लीटर द्रव आता है। इसी से हमें लीटर प्राप्त हुआ। अगर हम इसका आयतन निकालें, यहाँ से आयतन जो हमारा जो बर्तन था उसका आयतन निकालेंगे तो उसका आयतन होगा फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को लेंथ कहते हैं, चौड़ाई को विड्थ कहते हैं और ऊंचाई को हाइट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लंबाई इसका 1 मीटर था, चौड़ाई भी 1 मीटर था और ऊंचाई भी 1 मीटर था। इन तीनों का हमने गुणा किया, 1 सब 1 है और मीटर 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 3 मीटर का अगर आपस में गुणा होगा तो वो मीटर क्यूब होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आयतन का जो मात्रक होता है वो घन में होता है। अगर सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर, मीटर में है तो घन मीटर, किलोमीटर में है तो घन किलोमीटर। जिस मात्रक में है वह तीनों मात्रक समान होने चाहिए और तीनों का हम गुणा करके उसका आयतन निकाल सकते हैं। ये मीटर क्यूब आप जानते हैं, क्यूब को हमेशा घन कहा जाता है। 3 मीटर आ गए क्योंकि हम मीटर जब आपने जो है मैथ में भी पढ़ा होगा कि 3 बार अगर x आ जाता है x गुणे x तो आप उसको अधिक से अधिक x का पावर 3 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही मीटर को अभी हम मीटर क्यूब लिख दिए। 1 मीटर क्यूब हमने देखा कि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर हो जाता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अगर आप चाहें तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आप इस मीटर क्यूब को भी चेंज कर सकते हैं और यह लीटर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप चेंज करने की प्रक्रिया भी आपको बताई जाएगी। और गैसों के बारे में हम बात कर लेते हैं। गैस के जो अणु होते हैं वह अत्यंत दूर दूर होते हैं, इतने दूर दूर कि उनके बीच में जो अंतराणविक बल लगना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगना है, उनके अणुओं के बीच में अंतराणविक अवकाश अत्यंत होने के कारण उनके बीच का जो बल होता है वो 0 हो जाता है। जैसे हमने अभी आपको चुंबक का उदाहरण दिया था कि बहुत दूरी पर हो जाएगा तो उसमें एक दूसरे चुंबक से किसी का कोई लेना देना नहीं रहेगा। ऐसे ही तो गैस के अणु दूर दूर होने के कारण उनके अणुओं के बीच में जो बल लगना है वह मान नगण्य हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए उसके अणु मुक्त हो जाते हैं।
एक अणु का दूसरे अणु से कोई मतलब नहीं। आपने गैस को देखा होगा कि वह मुक्त रूप से इधर उधर टहलता घूमता रहता है, कोई आकृति कोई आकार कुछ भी उसका निश्चित नहीं होता। गैसों को भी मापने के लिए आयतन का ही उपयोग किया जाता है। एक बड़े से बर्तन में उनको डाल के संपीडित किया जाता है और उसका आयतन ही मापा जाता है। ठीक है, अभी जो है आपने ठोस, द्रव और गैस इन तीनों को जान लिया। एक बात आप ये जान लीजिए कि द्रव या ठोस या गैस ये सब छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बने हैं और इनको हम विभाजित कर सकते हैं, छोटे से छोटा कर सकते हैं। जी हाँ, हम अपने हाथ से अगर नहीं कर सकते तो आजकल इतनी मशीनरी विकसित हो गई है कि हम इतना छोटा कर सकते हैं। अभी बहुत छोटे छोटे जो जीव हैं जो हमारी आंख से दिखाई नहीं देते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हमको देखते हैं तो उनका पूरा आकार समझ में आता है। खूब बड़े बड़े दिखाई देते हैं चलते हुए और नग्न आंखों से हमें नहीं दिखाई देते। तो ये अणु बहुत छोटे होते हैं, इसको अत्यंत छोटा कर सकते हैं। और जो सबसे छोटा पार्टिकल है अगर हम उसका अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि इन तीनों के जो अणु हैं वो गतिशील रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। इसको ब्राउनी गति कहते हैं। ये ठोस, द्रव, गैस पदार्थ के सभी अणु गतिशील होते हैं और अगर इनको गर्म किया जाए, पदार्थ को अगर गर्म किया जाए तो ये अणु